हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यार मैंने इंडियन इकोनॉमी के जो नोट्स थे उनका वीडियो बना दिया था। मतलब कि मैंने एग्ज़ाम से पहले ही इनके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। प्रॉपर क्लास ली थी मैंने कुछ 18-19 डेज़ की, ठीक है। तो बट उसको मैंने वीडियो में बनाया तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा नोट्स से कि कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं है। तो मैंने सोचा यार इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो बेसिकली मेरा प्लान था आज मूवी भी देखने का, बहुत दिनों से पड़ी हुई है मूवीज़, डाउनलोड करके डाली है मैंने। कुछ 1.5 महीना या 2 महीने पहले से पड़ी हुई हैं, देख नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर सोचा कि चलो कोई ना यार, मेरी मूवीज़ बाद में होती रहेंगी, मैं इनका थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। ओके, बेसिकली मैंने ये पीडीएफ सेंड तो कर दिया, उसमें टेलीग्राम में जो ऐड हैं या व्हाट्सएप पे ऐड उनको मिल गई होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेलीग्राम में व्हाट्सएप पे ऐड नहीं होते। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है एक दिन एक बंदे का मैसेज आ रहा है, पता कौन सा, जो नहीं नंबर पे करते मैसेज, जो फ़ोन पे मैसेज आता है ना नंबर वाला, वो मैसेज आ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देना यूट्यूब पे। मैंने कहा यार मतलब कि इस बंदे के पास मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी वजह से मैंने सोचा कि इसको यूट्यूब पे भी डाल दूँ अभी के लिए, और बाद में फिर कभी भी मतलब आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी पीडीएफ है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आने वाले आप कितने भी एग्जाम्स दोगे इंडियन इकोनॉमी के, बीकॉम जी के, आपको हर एक में ये इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा कवर किया है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो है डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। दूसरा है हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क या इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इनको एक चीज़ बोलते हैं इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, या इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि मिक्स्ड या कैपिटलिज्म या सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं तीनों, और यही ऐसे ही इकोनॉमी वर्क करती है। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको कर लेना, ठीक है। इनके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो मेरे नोट्स हैं उसमें मिल जाएंगे। क्लियरली मैंने यूनिट वाइज किया है, तो आपको उनकी क्लियरली सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, ऐसे आंसर्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ से। मैंने उसमें बहुत टाइम दिया था, बहुत टाइम यूटिलाइज़ किया उस पर मैंने बनाने में नोट्स को, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, हाउ कैन दे ओवरकम, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या है रीजनल डिस्पैरिटीज़ के, और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं कि रीजन में जो समानता है उसके कॉजेज़ क्या है। मैंने उसको नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप वीडियो देख लोगे 2 घंटे की वीडियो है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है व्हाट आर द अचीवमेंट एंड वीकनेसेस ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। मतलब कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अचीवमेंट क्या है और वीकनेसेस क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले पॉइंट की बात करूँ तो है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की कॉजेस क्या है। दूसरा है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट लिख गया था गलती से, उसको अनएम्प्लॉयमेंट किया है। तो टाइप्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट होने के। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम। मतलब कि इनकम में इनइक्वालिटी है, इसके कारण क्या है, और कौन से पॉलिसी मेजर्स हैं या सजेशंस, दोनों एक ही है कि इनइक्वालिटी को बताने के लिए कौन से पॉलिसी मेजर्स हैं या सजेशंस है। अगर में कोई क्वेश्चन आता है सजेशंस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी या फिर पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, दोनों चीज़ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो एक्सप्लेन नीड फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की नीड क्या है भारत में, या बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बैलेंस, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रीजनल में जो असमानता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज़ नेशनल इकोनॉमी। जो इंडिया की नेशनल इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर के, किसमें, भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें रोल और इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। दूसरा इसका पॉइंट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएसएमईज एंड चैलेंजेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। तो फीचर्स क्या है एमएसएमईज के, ठीक है, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज में आते हैं। मतलब कि एमएसएमईज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो है डिफाइन रोल ऑफ आईसीटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आईसीटी का क्या रोल है, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आईसीटी इंडस्ट्री, और आईसीटी इंडस्ट्री के द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीए के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है आपको अच्छे से पता है, और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टैक्सेस, और इन टैक्सेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। नॉइज़ आया था शायद सुन नहीं पाया, दोबारा पढ़ देता हूँ।
कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज टैक्सेस। एक्चुअली क्या है कि मैं ना मतलब वीडियो बनाने के लिए अपने यहाँ पे नहीं बना पाया, दीदी लोग सब लोग हैं तो डिस्टर्ब होंगे, सब सो रहे हैं मोस्टली, ठीक है। तो जो गली होती है ना, गली में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो नॉइज़ आएगा, बाइक का भी आएगा, शटर डाउन होने का भी आएगा, नॉइज़ तो आएगा। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में और कौन कौन से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं इन टैक्सेस के, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की जो क्वेश्चन हैं वो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आने के चांसेस है 90%। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं एनर्जी के, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आपको अच्छे से पता है, इनके बारे में लिख लेना। उसके बाद GATT एंड WHO दोनों एक टाइप से वर्क करते हैं, तो ये क्या है GATT एंड WHO, इनको भी देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो उसमें है फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके फीचर्स क्या हैं। दूसरा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो। तीसरा है मेजर इशूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के मेजर इशूज़ एंड चैलेंजेस क्या हैं। चौथा है ग्रोथ अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग प्लान्स के दौरान इंडियन इकोनॉमी ने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं, मतलब ग्रोथ या अचीवमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 वाली, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सजेशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सजेशंस हैं। सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से, जैसे इसमें कोल आ जाएगा और भी बहुत सारे पढ़ लेना, ठीक है। 8th है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है। 9th है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस, या फिर इन दोनों के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकता है। 10th है पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। 11th है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसका रोल क्या है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंडिया की बात करें इंडिया का ही होगा। 12th है ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा। 13th है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और भी रेजोल्यूशंस हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दे दिया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है इसको देख लेना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PPP मॉडल देख लेना, मतलब PPP मॉडल है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ MSMEs को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ये देख लेना। उसके बाद है मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन कौन से आइटम इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसका आने के चांस नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकता है, इग्नू है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो देख लेना इसको, क्योंकि सिंपल है, इसमें जो आइटम्स दिए गए हैं तो आप इनको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। या सिंपल गूगल पे डालना आ जाएंगे आइटम्स। 17 की बात करूँ तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है इसको पढ़ लेना। 18 क्वेश्चन की बात करूँ तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ऑब्जेक्टिव ऑफ GATT, जब GATT क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेना। 19 की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट एंड गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसके गोल्स क्या है इनको देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या है। देखो मैं आपको बता दूँ, जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें क्या बोलते हैं मेरे नोट्स में, और आप इनको नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर लेते तो आपके इसमें मतलब 5 क्वेश्चन आराम से इजीली आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो जो ये 3rd क्वेश्चन है एंड 4th क्वेश्चन है शायद इसके आपको आंसर्स ना मिले, ठीक है। 3rd के साथ मिल सकते हैं, 4th क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन में, तो उनको देख लेना, नोट्स में नहीं है। और इसमें बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इनको कर सकते हो, 9 के मिल जाएंगे फंक्शन ऑफ WTO, पर 10th क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो मैंने कुछ यूनिट छोड़ दी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर आप इनको छोड़ दे तो तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मेरी तरफ से आपको हमेशा मतलब सहायता मिलती रहेगी, हेल्प मिलती रहेगी। एंड थैंक्स अलॉट इतना प्यार देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू।